Morning all. Welcome to Learners Academy. And our next topic in the series is exponential and logarithmic functions. तो डिफरेंशिएशन में एक स्पेसिफिक नहीं दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं डिफरेंशिएशन पार्ट में। उससे पहले कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अलग है। दो टॉपिक कौन से कवर कर चुके हैं? एक तो इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये लिस्ट में ऐड ऑन हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो बेटा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन और उनका डेरिवेटिव भी हमने पहले लिखा हुआ है। क्या सीखा था हमने? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, वेरिएबल कैसा होना चाहिए, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर x, जैसे कि 3 की पावर x, जैसे कि e की पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आप टोटली न्यू है, ये भी आपको अभी सीखना है। थोड़ा बहुत आपको पता है, जैसे कि log x ही होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, टू द बेस 2 भी हो सकता है, टू द बेस 3 भी हो सकता है। तो ठीक है, और इनके आपने डेरिवेटिव्स भी सीखे हैं। सीखे हैं ना? जैसे कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या सीखा है? लिस्ट में एड ऑन ऑलरेडी कर चुके हो। e की पावर x ही होता है। 3 की पावर x का बता सकते हो? x लिस्ट में एड ऑन नहीं किया क्या? a की पावर x ऐड किया, a की पावर x। क्या डेरिवेटिव होता है इसका? a टू द पावर x। नहीं है याद? a टू द पावर x log a टू द बेस e। तो अब बताओ, टू 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 द पावर 3 टू द पावर x का क्या डेरिवेटिव होगा? 3 टू द पावर x log 3 टू द बेस ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स भी हमने याद कर लिए हैं, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं जानते ऐसे फंक्शन, थोड़ा बहुत जानते भी हैं। बट अब क्या करना है, इनको डिटेल में देखना है। तो इस टॉपिक में डेरिवेटिव्स पार्ट को कम डिस्कस किया जाएगा। ये खुद क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या फंक्शन होता है, लोगरिथमिक क्या फंक्शन होता है, ये इसके बारे में ज्यादा जानकारी ली जाएगी। ठीक है, समझ आया? डिफरेंशिएशन पार्ट तो लास्ट में मुश्किल से 1% का है। 99% जो टॉपिक है वो इनके बारे में जानकारी कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि इन फंक्शंस के बारे में आज से पहले इतनी ग्रेट डिटेल में जानकारी हमने फंक्शंस, रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर में भी ना 11th में ली है ना 12th में ली है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, सबसे पहले तो ये चीज जानो, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं। जैसे कि हम करते हैं ना साइन एक्स, तो उसका इनवर्स फंक्शन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन समझते हो ना? एक ऐसी मशीन, हम एक इनपुट डालें, एक दूसरी मशीन उसका आउटपुट वापस उसमें डालें तो वापस इनपुट बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मशीन है जो जिसमें हम आटा डालते हैं और गेहूं बन जाता है। तो अब अगर दुनिया में ऐसी मशीन है जो गेहूं डालें और उसमें वापस आटा बन जाए, तो ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स मशीन्स मानी जाएंगी। तो सिमिलरली एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, यानी जो एक्सपोनेंशियल को इनपुट मिलता है वो उसका आउटपुट है, और जो एक्सपोनेंशियल आउटपुट देती है वो इसका इनपुट है। समझ गया? इस तरीके से ये उल्टी मशीन से एक दूर। ओके, तो अब इन दोनों में से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल मशीन फंक्शन को। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सीधा सीधा अर्थ क्या बताया गया अभी आपको? कि कोई कांस्टेंट नंबर है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। बट इसमें एक शर्त है, कुछ शर्तें भी हैं इन फंक्शंस को वैलिड बनाने के लिए। ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 1। जैसे कि 2 की पावर x लगा दिया, वेरिएबल x ले लिया, y ले लिया, जो भी ले लिया। 3 की पावर x लगा लिया। जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर्स और भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकता है। कुल मिला के ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट, अब जैसे भी अपन है ना, कोई एक नीचे बेस लगाते हैं और ऊपर पावर लगाते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। तो मैं कह सकता हूँ ये जो बेस है ये कांस्टेंट होना चाहिए, और जो पावर है या इंडेक्स है उसको वेरिएबल कहेंगे। जैसे इसमें बेस क्या है? 3, पावर क्या है? एक्स। तो बेस को लेट से बी से मार्क कर दो, बी फॉर बेस, और पावर एक्स। तो मैं कह सकता हूँ b टू द पावर x या a टू द पावर x। हम सीख ही रहे थे इतनी देर पहले से। इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। ठीक है, इसमें a या b जो भी आप ले रहे हो शुड बी ग्रेटर देन 1। ये शर्त हो गई मंजूर। अच्छा जी, और दूसरी चीज, कई बच्चों को ये भ्रम भी है कि केवल और केवल e टू द पावर x जो है, केवल और केवल e टू द पावर x ही एक्सपोनेंशियल है, और e फॉर एक्सपोनेंशियल याद रख लिया जाता है। ई फॉर एक्सपोनेंशियल नहीं होता, ई फॉर यूलर होता है। क्या होता है? यूलर। सब इसके बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है। ई टू द पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
पर इसका मतलब ये नहीं कि यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और भी हैं दुनिया में, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, ये सारे एक्सपोनेंशियल हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल, इसको कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले स्टार्ट विथ एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं कुछ एनालिसिस पे। देखो, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू बी टू द पावर x। y इक्वल टू कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होता है। तो y यानी कि आउटपुट, x यानी कि इनपुट, y आउटपुट, x यानी कि इनपुट, और b इसका बेस, is said to be an exponential function if base is great should be greater than 1। अच्छा, इसमें जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर होगी, पर इसकी जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। वो कैसे होगी अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं उसको भी। देखो, बेस कोई सा भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 लो, जो आपके मन में आ रहा है ले लो। 2। ओके। एक्स कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, यानी कि एनी रियल नंबर, यानी कि इनपुट आप कुछ भी डाल सकते हो। उसका बेस आपने सेट किया, मान लो एक मशीन है, उसमें आप कुछ भी इनपुट दे रहे हो, कुछ आउटपुट निकल रहा है, लेकिन उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ बेस सेट करना पड़ रहा है। वो आपने बेस सेट कर लिया क्या? 2। ग्रेटर देन 1 ही सेट करना है। अब आप इनपुट देना शुरू करो, अलग 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 नंबर्स। तो बताओ, जैसे 2 की पावर आपने 1 ली, क्या आउटपुट मिला? 2। 2 की पावर 2 ली, क्या आउटपुट मिला? 4। आप कुछ नेगेटिव नंबर्स ले लो, 2 की पावर -3 ली, क्या आउटपुट मिलेगा? 1/8। 2 की पावर 0 लेके देख लो, क्या आउटपुट मिलेगा? 1। देखो, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स और नॉट? जो मर्जी है ले लो, इसका जो आंसर है वाई है, वो पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। वो जीरो भी नहीं हो सकता, मैंने 2 की पावर 0 भी लेके देख ली, तो भी जीरो नहीं बना। और जीरो ही नहीं बना तो छोटा तो बनने की बात ही नहीं है, जब जीरो तक ही नहीं आ पा रहा, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो समझ में आई इस फंक्शन के बारे में? समझे आप? इनपुट क्या होगा? एनी। आउटपुट क्या होगा? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। और बेस जो आप सेट करोगे, ये चीज पॉसिबल तभी होगी कि आप इनपुट कुछ भी दो, आपको आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है। ये चीज पॉसिबल तभी होगी जब आप बेस को 1 से बड़ा रखोगे। अगर आप बेस को 1 से बड़ा नहीं रखोगे, बेस ही आपने नेगेटिव ले लिया, तो फिर नेगेटिव रियल नंबर्स भी निकलेंगे, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस करना है अपने को आगे। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या चीज है? इस पूरी लाइन को अपने को ढंग से पढ़ना है, इसके ऊपर एमसीक्यू पैटर्न पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉलिनोमियल फंक्शन लूंगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लूंगा। ये क्या कह रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक, एक ग्राफ शीट खोल लेता हूं मैं, देखो। अच्छा, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल में डिफरेंस तो समझ आया? अगर x नीचे है और 2 ऊपर है तो ये पॉलिनोमियल है, और 2 नीचे है और x ऊपर है तो ये एक्सपोनेंशियल है। लेकिन ये मत समझना कि दूसरे के उल्टे फंक्शन है। ये डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन। इसका उल्टा फंक्शन तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, जो भी अब आगे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का उल्टा क्या होगा? यस, वेरी गुड। तो इन सब के इनवर्स फंक्शन, ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर और टू द पावर एक्स एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, ओके। चलो, तो मैं काम करता हूँ, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन लेता हूँ एक, है ना। तो लेट्स से मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, टू वाई इक्वल टू टू द पावर एक्स। क्या लिया? वाई इक्वल टू टू द पावर एक्स। और एक दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन लिया, वाई इक्वल टू 3 to the power x। ठीक है, या फिर y इक्वल टू, हाँ चलो ठीक है, y इक्वल टू 3 to the power x, और फिर एक और ले लो, चलो y इक्वल टू 4 to the power x। ये मैंने एक्सपोनेंशियल्स ले लिया ना। एक काम करो, सुनो, शुरू से समझो। पॉलिनोमियल लो, तीनों ही पॉलिनोमियल लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल, y इक्वल टू एक्स क्यूब पॉलिनोमियल, y इक्वल टू x⁴ पॉलिनोमियल। तीनों पॉलिनोमियल फंक्शन लिए। अब आप अलग अलग वैल्यूज डालो इसमें। जनरल इजी इजी वैल्यूज डालते हैं अपन, ताकि चीजें समझ में आए। ये सपोज करो मैंने x की वैल्यू 1 डाली, तो क्या होगा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की 2 डालो, फिर 3 डालो, 9, देन 4, एंड देन 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी डालो। x की 1 पे क्या मिलेगा भाई?
एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई क्या मिलेगा, क्या करेंगे हम, 2 का क्यूब 8, 3 पे 27, 4 पे 64, और 5 पे 120। चलो जी, पावर 4 पे भी आ जाओ। एक्स की वैल्यू 1 पे 1 ही मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 पे 16, 3 पे, 3 की पावर 4 याद नहीं है, 9 9 या 81, 3 की पावर 4 जो है 9 का स्क्वायर है ना, 3 की पावर 5, सॉरी, एक्स की वैल्यू 4 पे क्या मिलेगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 यानी 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, और 5 पे अगर मैं 5 लगा दूं तो 5 की पावर 4 यानी 5 का स्क्वायर 625। ठीक है। अब इनको वन बाय वन हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहले अपन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, मतलब नॉर्मल, ज़्यादा एग्जैक्ट ना भी बने तो चलेगा। ठीक है, तो जीरो पे जीरो है ये सारे, है ना, आप जीरो पे लगा दो, तो हर ग्राफ जीरो पे स्टार्ट कर रहे हैं, करते हैं अपन, हालांकि नेगेटिव साइड भी है लेकिन अपन पॉजिटिव साइड का एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। तो 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16 जो मेरी रेंज से करीब करीब बाहर है, और 5 का तो मैं सोच भी नहीं सकता, वैसे भी बाहर है ना। तो इसका मैं एक रफ ग्राफ बनाता हूँ। तो समवॉट लाइक दिस, दूसरे का बनाते हैं। 1 पे 1, वो 0 पे 0, 1 पे 1 तो रहेगा, ये दोनों पॉइंट सेम है। 2 पे 8 है ये, देन 3 पे 27, 3 पे ये आउट ऑफ रेंज चला जो जा चुका है, पता नहीं कहाँ जाके पहुंचा, और 4 और 5 तो सोच ही नहीं सकता जब 3 पे आउट ऑफ रेंज हो गया तो, है ना। ये इसका थोड़ा सा करेक्ट बना दें, ऐसे लगभग ऐसे बनेगा। एक बार नीचे वाले का बना दे, x⁴, 1 0 पे 0, 1 पे 1 तो ये भी है, ये यहाँ से जा रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट, ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये ये 1.1 से भी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, 0 पे 0, 1 पे 1 तो वो भी है, 2 पे ही 16 जा चुका है ना, 2 पे ही आउट ऑफ रेंज हो चुका है। समझ रहे हो, देखो ये 4 पे 16 हुआ था, तो इसकी सीध में ले लो तो लगभग 16 ही आए, तो 2 पे ही 16 हो चुका है, 1 पे तो 1 है, तो सीधा हम यहाँ से 1 पे 1 को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है ग्राफ थोड़ा सा 19 20 हो, पर जो चीज समझनी है वो समझो। मुझे बताओ, ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स क्यूब, और ये क्या है, कुछ एनालिसिस हुआ, ध्यान से देखो इनको, ग्राफ्स को देखो ओनली। जो भी एनालिस हो पा रहा है ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है मैथमेटिकल लैंग्वेज है भाई, कुछ तो ऐसा लगा होगा कि अच्छा ऐसे हो रहा है। तीनों ग्राफ्स को कंपेयर करो, तीनों ग्राफ्स को आपस में कंपेयर करो। कर्व कम कैसे होगा, कर्व तो इनफाइनाइट है चारों का ही, वो तो हमारे पास ग्राफ छोटा है, कर्व तो सबका इनफाइनाइट है ना। कर्व की डायरेक्शन कैसे हो रही है, ध्यान से देखो, वाई एक्सिस की तरफ टेंड कर रही है, जैसे जैसे पावर बढ़ रही है। तो जो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ टेंड होता है उसको बोलते हैं स्टीप ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्टीप मतलब होता है खड़ी चढ़ाई, जैसे एक पहाड़ हो, उस पर बिल्कुल ऐसे ऐसे चढ़ाई, और एक बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई हो, जैसे किसी हिल स्टेशन चले गए, वैष्णो देवी मंदिर चले गए, तो खड़ी चढ़ाई है। तो ग्राफ स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर होता जा रहा है, खड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, पावर बढ़ रही है। लेकिन ये तीनों ही पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शंस का ग्राफ उतना ही ज्यादा स्टीप होगा जितनी ज्यादा उसकी पावर है। अब मैं कहूं आपको एग्जाम में दे दूं 16x³ +256x², और मैं यहां पे केवल दे दूं 7x⁸ तो बताओ सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टीप ये। सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, फिर थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। तो हम इसके पावर को देख के इसकी स्टीपनेस को डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है कि इनमें से ज्यादा स्टीप कौन सा है।
ठीक है, अब जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, इनका डिफरेंशिएशन पार्ट से 1 मिनट के लिए कोई लेना देना नहीं है। ये अपन एक्सपोनेंशियल और उनका एनालिसिस कर रहे हैं। ये हो गया, समझ में आ गया। अब ये जितने भी पॉलिनॉमियल थे, इनके इनके पावर एंड बेस को उल्टा करके इनके बना दो क्या, एक्सपोनेंशियल्स फंक्शंस, और फिर उनके भी ग्राफ बने। चलो उसके दो ही बनाते हैं अपन। एक बनाते हैं 2 की पावर x, एक बनाते हैं 3 की पावर x, देखते हैं। तो y इक्वल टू 2 की पावर x एक, और y इक्वल टू 3 की पावर x दूसरा। ठीक है, चलो x की वैल्यू वही 1 पे, क्या मिलेगा बताओ, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 2 की पावर 1 2, फिर x की वैल्यू, अच्छा जीरो पे भी सोच लें, जीरो पे भी सोच लो, चलो जीरो से स्टार्ट करो, है ना, क्योंकि उस पे तो इजी था, हमको पता था जीरो, लेकिन इस पे अपने को सोचना पड़ेगा ना। इस पे जीरो नहीं मिलेगा ना। तो x की वैल्यू जीरो पे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और 5 पे। सिमिलरली इधर भी 0 1 2 3 4 एंड 5। चलो बताओ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, देन देन ठीक, 32। ठीक है, इधर आओ, y की वैल्यू, देन अगेन 3 की पावर 0 3 1, इधर 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 की पावर 3, देन 3 की पावर 4 इज, एंड 3 की पावर 5 इज 243। डन। ये मेरे को y इक्वल टू 2x, ठीक है, y इक्वल टू 2 टू द पावर x एंड 3 टू द पावर x के वैल्यूज हैं। अब मैं यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ। देखो जीरो पे 1 है, जीरो पे 1 है मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 1 पे 2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या है, 2 पे 4 है, फिर बोलो आगे, 3 पे 8 है, फिर बोलो 4 पे गया आउट ऑफ रेंज, यहाँ मान लो। और आगे तो फिर सोच ही नहीं सकते, ग्राफ बनाते हैं एक बार। आगे क्या हुआ अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो गया ये 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, बोलो, बोलो 0 पे 1 ये भी है, 1 पे ये 3 है, यानी ये, फिर बोलो 2 पे ये 9 है, ये, फिर बोलो 3 पे ये 27 मेरी पहुंच से बाहर जा चुका है, 3 पे 27 कहीं बाहर ही जा चुका है। ठीक है। तो हालांकि वैल्यूज मैंने ज़्यादा ले रखी हैं, लेकिन ग्राफ 4 पॉइंट्स का ही बन पा रहा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों को करो एनालाइज। ये ग्राफ क्या है, 2 टू द पावर x, ये क्या है, 3 टू द पावर x। इसमें क्या एनालिसिस किया आपने, क्या, कांस्टेंट क्या है वहां पे, नहीं नहीं उसको बोलते क्या है, बेस। जैसे उसमें पावर बढ़ाते जाओ ग्राफ बिकम्स स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर, इसमें बेस बढ़ाते जाओ ग्राफ बिकम्स स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर। जैसे जैसे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस इंक्रीज करते जाएंगे, द ग्राफ बिकम्स स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर, बोले तो टेंडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस होता जाएगा। ठीक है। तो कल को ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि 2 की पावर x, 17 की पावर x, 25 की पावर x एंड 7 की पावर x, बताओ सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा होगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे, फिर फिर तो इस तरीके का जैसे पॉलिनॉमियल में क्वेश्चन बना, वैसे इसमें बन सकता है। अब क्या किया अपन ने, पॉलिनॉमियल को कंपेयर कर लिया है, एक्सपोनेंशियल को कवर कर कंपेयर कर लिया, अब क्या करना बाकी है, पॉलिनॉमियल का एक्सपोनेंशियल से कंपैरिजन करना बाकी है। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल बना हुआ है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसकी जगह एक पॉलिनॉमियल बनाते हैं जो पहले बनाया था। अब जब मैं पॉलिनॉमियल का एक्सपोनेंशियल से कर रहा हूँ कंपैरिजन, तो फिर करीब करीब उसका डेटा सेम रखना पड़ेगा, जब प्रॉपर कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है। तो y इक्वल टू 2 टू द पावर x, इसको मैं कर देता हूँ x²। ठीक है, y इक्वल टू x², पहले किया था हालांकि, आप पिछली स्क्रीन पे फिर से करो। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 16 एंड 25। चलो बनाते हैं ग्राफ। 0 पे 0 है,
देन वॉट, 1 पे 1 है यानी ये, देन वॉट 2 पे 4 है यानी कि ये मैच हो गया इससे, देन वॉट 3 पे 9 है, 3 पे ये 8 था, ये 9 है, ठीक है। 4 पे दोनों बराबर हो गए वापस यहाँ पे, ठीक है। 5 पे ये क्या है, 25 है ना, यानी वो आउट ऑफ रेंज, 5 पे ये 25, और 5 पे वो क्या था, 32, यानी कि ये इससे भी ज्यादा था, ठीक है। अच्छा 6 भी बताओ। अब देखो इसमें इस वैल्यू से कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो वैल्यू आगे की सोचो जरा, है ना। यहाँ पे 6 पे क्या होगा, क्या होगा बताओ, 64, और वहां पे 6 पे क्या होगा, 36, ठीक है। अच्छा आगे अब ऐसे करते करते मान लो ये 10 आ जाए, एक्स की वैल्यू 10 पे, ये क्या होगा, 2 की पावर 10 होती है 1024, और यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू 10 लगाऊं तो ये क्या होगा, 100। तो कुछ कंपैरिजन हो रहा है, देखो तो हल्का फुल्का ग्राफ बनाते हैं, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर बराबर गया, और फिर ऐसे गया, है ना। तो बताओ दोनों में से ज्यादा स्टीप कौन सा होगा, 2 टू द पावर एक्स या फिर रेड वाला एक्स स्क्वायर जो पहले बनाया था, 2 टू द पावर एक्स। अब इस ग्राफ से थोड़ा बहुत कम कंपैरिजन लग रहा है, देखो 2 टू द पावर एक्स स्टार्टिंग में ज्यादा स्टीप है, फिर बराबर हो गया, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रेड वाला ज्यादा स्टीप दिखाई दे रहा है इस पोर्शन पे आपको, लेकिन फिर ये कहाँ तक गया है, एक्स की वैल्यू 4 तक गया है, एक्स की वैल्यू 4 के बाद वाई, एक्स की वैल्यू 5 से कंपेयर करो, ये 32 पहुंच चुका है, और वो अभी 25 पर ही बैठा है, फिर ये 64 पहुंच चुका है, और वो अभी 36 पर ही बैठा है। तो 5 और 6 दोनों पे 2 टू द पावर एक्स जीत रहा है, और ऐसे करते करते डायरेक्टली 10 पे जाओ जरा, तो वो तो 1000 हजारों में जा चुका है, ये अभी सैकड़ों में ही बैठा है। तो इसका मतलब है आगे वो तो लाखों में पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, और ये धीरे धीरे पहुंच जाएगा ये भी, लेकिन धीरे धीरे। तो रॉकेट स्पीड किसकी है ज्यादा, इसकी 2 टू द पावर एक्स के एज कम्पेयर टू। तो शुरुआत के कुछ पॉइंट से डिसीजन नहीं लेना कि सर देखो बराबर हो गए, देखो देखो ये जीत गया। कई बार शेर पीछे आता है ना, तो वो क्या करता है, रॉकेट स्पीड पकड़ने के लिए आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बार के लिए ब्लैक वाला पीछे भी आया है इससे, लेकिन उसके बाद जो उसने स्पीड पकड़ी है वो ये कहीं नहीं अड़ा इसके सामने। तो क्या समझे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप माना जाएगा, समझ गए। अब बताओ, चार फंक्शंस देता हूँ वापस, वही सवाल है कौन कितना स्टीप है ना। मैंने कह दिया 7 टू द पावर एक्स, फिर मैंने कह दिया x3, फिर मैंने कह दिया 25 टू द पावर एक्स, और फिर मैंने कह दिया x टू द पावर 32। सबसे ज्यादा स्टीप किसको कहोगे, फर्स्ट ये जीतेगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल को हम पॉलिनोमियल से ज्यादा स्टीप कहेंगे, और फिर उनका आपस में कंपैरिजन उनकी बेस और उनकी पावर को देख के कहेंगे, समझ आया। चलो अब चलते हैं नोट्स पे, ये पूरा एनालिसिस जो हमने किया ना, अच्छा इसी के साथ एक एनालिसिस और कर लो, ओनली एंड ओनली इसका, किसका, 2 टू द पावर एक्स का, क्योंकि सीखना तो मेन वही है ना, 2 टू द पावर एक्स ही चल रहा है मेन, तो ये तो हम पॉलिनोमियल वॉल्यूम तो पहले भी हम कर चुके हैं। क्या एनालिसिस कर लो कि इसको नेगेटिव साइड भी जाके भेजो। अच्छा एक और चीज, अभी अपन ने 2 टू द पावर एक्स बनाया, अभी अपन ने 3 टू द पावर एक्स बनाया, दोनों यहां से पास थ्रू हुए, ठीक है। तो एक एनालिसिस ये कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, 3 टू द पावर एक्स हो, 4 टू द पावर एक्स हो, 5 टू द पावर एक्स हो, वो 0, 1 से जरूर पास थ्रू करेगा, उसका कर्व जो है 0, 1 से, क्योंकि किसी की भी पावर 0 दोगे 1 आएगा, कोई भी नंबर है ग्रेटर देन होना चाहिए बस 1, उसकी पावर 0 देंगे तो अब आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया 0 पे, पर आपने तो कहा था कोई भी रियल नंबर ले लो, तो 0 से छोटे भी ले सकते हैं। तो 0 से छोटे जैसे मैंने 2 की पावर -1 किया, तो 2 की पावर -1 क्या होता है, यानी 0.5, यानी -1 पे क्या आएगा, 0.5, यानी ये वाला पॉइंट आएगा आएगा, यानी कि ये इसके बाद ऐसे जाएगा। अच्छा 2 की पावर -2 क्या होगा, यानी कि, तो -2 पे और नजदीक चला गया, 0.25 पे आ गया, 0.5, जैसे 1.5 0.25, तो ऐसा लग रहा है ये इससे मर्ज हो जाएगा, ट्रेंड तो ऐसा लग रहा है। लेकिन ये फंक्शन कभी भी इस एक्सिस को छू नहीं सकता, रीजन,
इस एक्सिस को छूने का मतलब है कि इसका कोई ना कोई पॉइंट पे वाई की वैल्यू जीरो है, जबकि वाई की वैल्यू जीरो कभी हो ही नहीं सकती। वाई की वैल्यू जीरो की तरफ जरूर बढ़ सकती है, बहुत नजदीक आ सकती है, इतना नजदीक आ सकती है कि जीरो मान ली जाए, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकती। तो इसका ग्राफ है ना, एक जनरल ग्राफ अगर कभी भी कोई कहे कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो ये वाला पॉइंट तो पकड़ लो, इसके बाद तो इनफाइनाइट ये, और ये इसको इस तरीके से ट्रेंड करो कि बिल्कुल इसके नजदीक दिखाई दे, धीरे धीरे ट्रेंड करना लेकिन इसको टच ना करे। ये होता है एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। डन। चलो अब आ जाओ नोट सेक्शन पे। तो हमने यहां तक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो पढ़ लिया था कि होता क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी हमने एनालिसिस करके देख ही लिया है। ये हल्का फुल्का इसका एनालिसिस आप नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ये वही वैल्यूज हैं, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर और वाई की वैल्यू 2 टू द पावर एक्स पे वाई की अलग 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 वैल्यू है। ठीक है, तो पहले एक्सपोनेंशियल जीत रहा है, फिर बराबर हो गया, फिर छोटा भी हो गया, फिर वापस बराबर हो गया, लेकिन इसके बाद इस स्टेज के बाद ये इसके आगे कहीं नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद तो उसने स्पीड जो पकड़ी है 25 32 36 64, ये बढ़ता जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा ज्यादा स्टीप होगा। डन। ठीक है, और ऐसे करते करते 10 पे देखें तो ये 100 तक ही पहुंचा और ये 1024 आ चुका है। ठीक है, ऑल्सो एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गेट स्टीपर एंड स्टीपर एज वी इंक्रीज इट्स बेस, और वो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपस में कंपेयर करें तो उसका जिसका बेस बड़ा होगा वो ज्यादा स्टीप माना जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, लेकिन दो स्पेशल टाइप के हैं जो हमको याद में रखने हैं। एक है कॉमन, एक है नेचुरल। कॉमन में आप इसकी बेस को 10 ले लो, जो आप b टू द पावर x कह रहे हो उसमें b की वैल्यू 10 ले लो, और अगर आप b की वैल्यू e ले लो तो यह है नेचुरल। अगर b की वैल्यू e ले लो तो यानी e टू द पावर x बन जाएगा, b की वैल्यू 10 ले लो 10 टू द पावर x बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो जाएगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब e का इंट्रोडक्ट 10 तो सब जानते हैं क्या होता है, e नहीं जानते तो e इज कॉल्ड व्हाट, यूलर्स नंबर। यूलर नामक मैथमेटिशियन इसकी खोज करी, इसलिए इसका नाम यूल उसी उन्हीं के नाम पे रख दिया गया यूलर्स नंबर। जैसे पाई इज वेरी सिग्निफिकेंट टू ज्योमेट्री, वैसे ही ई इज वेरी सिग्निफिकेंट टू कैलकुलस। कैलकुलस आगे ही नहीं बढ़ सकती बिना ई के, जैसे ज्योमेट्री आगे नहीं बढ़ सकती बिना पाई के, वैसे ई के बिना ये नहीं आगे बढ़ सकता। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है अंदाजन 2.718। ये निकालने के लिए एक सीरीज बनाई थी उन्होंने, वो इस तरीके से थी कि 1/0 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन आपको पता ही है, 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, ऐसा करते करते इन अनंत तक चलते जाएं तो इसकी वैल्यू जो होती है 2.718 के आसपास होती है, और ये यूलर नंबर, ये एक नंबर है जिसकी खोज करी। तो इस नंबर का नाम क्या रखें, जिन्होंने खोज करी उनके नाम पे कर दो। ठीक है, अंदाजन देख लो, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 1/1 फैक्टोरियल 1, फिर ये अगेन 1, उसके बाद फिर 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है 1/4 यानी 0 पॉइंट नहीं 1/2 यानी 0.5, फिर 1/6। तो ये डेसिमल प्लेस छोटा होता चला जाएगा, 2 तो यही हो गया, ये 2.5 तो यही हो गया, लेकिन ये और छोटा इतना छोटा होता जाएगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब जो अभी हमने सीखा वो इजी लैंग्वेज में थी डेफिनेशन। अब एनसीईआरटी डेफिनेशन देखो। ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं फ्रॉम डोमेन टू रेंज, यानी x to y, है ना। तो डोमेन तो है रियल, कोई कहे ना डिफाइन एक्सपोनेंशियल, तो इस फॉर्मेट में डिफाइन करना है। ठीक है, फ्रॉम रियल टू रियल पॉजिटिव, डोमेन है रियल, रेंज है रियल पॉजिटिव, x to y डिफाइन होगा, कोई भी फंक्शन x to y डिफाइन होता है, y=f(x), b टू द पावर x, जहाँ पे बेस शुड बी ग्रेटर देन, वही सारी बातें हैं, बस उसको थोड़ा ऑथेंटिकली लिख दिया, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जो भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखे उनके बारे में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। वैसे 90% डिस्कस हो गए, और 10% थोड़े बहुत हैं जो इधर आ जाएंगे, वो अभी अपने ग्राफ में, एक बार ग्राफ समझ गए ना तो ये सारे पॉइंट्स उस ग्राफ का एनालिसिस है, ग्राफ से आपने क्या क्या बातें एनालाइज करी। जैसे कि ग्राफ से पता चला कि आपने x की कोई भी वैल्यू डाल दी, यानी डोमेन एनी रियल नंबर, आपने पॉजिटिव भी डाली थी, नेगेटिव भी डाली थी, जीरो भी डाली थी, लेकिन रेंज हमेशा आर पॉजिटिव आई, मतलब जो वाई की वैल्यू आई वो वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अभी हमने दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे हैं, वो इस पॉइंट से जरूर पास थ्रू होंगे 0,1, क्योंकि जीरो डालेंगे तो 1 ही मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, एवर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को टेंड करे, और डिक्रीजिंग क्या होता है, जो साउथ ईस्ट को टेंड करे। यानी कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाए जाओ वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाए, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। और उल्टा हो जाए, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वाई की घट रही है, वो होते हैं डिक्रीजिंग। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई सा भी ले लो, जैसे ई टू द पावर एक्स ले लो, क्या है ई टू द पावर एक्स, नेचुरल एक्सपोनेंशियल,
ठीक है, कॉमन एक्सपोनेंशियल ले लो 10 टू द पावर x, या और भी दूसरे भी एक्सपोनेंशियल ले लो। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शंस होंगे। उसमें जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट नहीं सकता। ठीक है। ओके, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो इंक्रीज होकर फिर थोड़ा टाइम बाद डिक्रीज हो जाते हैं, तो उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते, उनको फिर एक डोमेन में तो कह सकते हैं कि इस डोमेन में इंक्रीजिंग है, इस डोमेन में डिक्रीजिंग है, लेकिन एवर इंक्रीजिंग नहीं कर सकते। इनको क्या कहेंगे, एवर इंक्रीजिंग। जो मर्जी है डोमेन आप काट के देख लीजिए, ये हमेशा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये फिफ्थ एनालिसिस जो अभी अपन नेगेटिव साइड गए थे, कि एक्स की नेगेटिव वैल्यूज लो और लार्ज लो, बड़ी लो। जैसे अभी अपन ने एक्स की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ली थी -1, फिर ली थी -2, और फिर एक बार लेके देखी -3, और 2 टू द पावर x चल रहा है मान लो फंक्शन। तो बताओ y की वैल्यू क्या आई थी, 0.5। मैं यही कहूंगा कि जीरो के नजदीक का नंबर है ना। फिर ये क्या आई थी, ये मैं कहूंगा और नजदीक का है। फिर ये क्या आई थी, 0.125 आएगी, 1/8 है ना, और नजदीक का नंबर है। तो वन, -1, -2, -3 में ये इतना जीरो के नजदीक आ चुका है, तो मान लो मैं x की लार्ज नेगेटिव वैल्यू ले लूं, बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लूं, जैसे कि -10 करोड़। तो आप सोचो ये कितना नजदीक होगा जीरो के, 0.0000000 10 करोड़ बार जीरो, वन। कितना नजदीक नंबर है ना, करीब करीब जीरो ही है। तो ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे आप एक्स की नेगेटिव में लार्ज वैल्यूज लेंगे, वैसे वैसे वाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो की तरफ टेंड करती जाएगी, बट वो जीरो नहीं बन पाएगी। ठीक है। दैट इज द ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर मीट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कभी मीट नहीं कर सकता। ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म। चलें आगे। एक्सपोनेंशियल के बाद नेक्स्ट क्या है, बोलो। अब लॉगरिथमिक जस्ट इसका उल्टा है, इनवर्स है। तो लॉगरिथमिक समझने के लिए ये समझो, अच्छा इसका डेरिवेटिव देख लो फटाफट एक्सपोनेंशियल का। y इक्वल टू a टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन माना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर x log a। इसका भी प्रूफ है कैसे होगा, आगे चल के देखेंगे, है ना। तो सिमिलरली 10 टू द पावर x, यानी कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 टू द पावर x log 10। और उसका लेकिन बेस ई है वहां पे, है ना। ठीक है, फिर e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x log e। और इसका भी बेस ई है, देखो तीनों का बेस ई है, ई है, ई है। अब आगे चल के सीखेंगे कि बेस और इनपुट दोनों में अगर सेम हो जाए, शुरू हो ही रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस और ये दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो e टू द पावर x इंटू वन क्या होगा, e टू द पावर, जैसे log 2 टू द बेस 2 1 होगा, log 3 टू द बेस 3 1 होगा। जो इनपुट दे रहा हूँ और बेस दे रहा हूँ वो अगर सेम हो तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा हमेशा मेरे पास e टू द पावर। तो मैं डायरेक्टली याद रख लूंगा कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद होता है, और ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये खुद होता है, इंटीग्रल भी ये खुद ही होता है, आगे चल के सीखेंगे। ठीक है। बाकियों में कुछ कुछ निकल के आ रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखना, इसमें कहीं एक्स नहीं है। ठीक है। लॉगरिथमिक मैंने क्या कहा, जस्ट इसका उल्टा। तो ये है हमारा सेकंड पोर्शन ऑफ द टॉपिक। अब ये जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल समझ लिया ना, तो अब इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा 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 करे जाओ। ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा 2 का क्यूब 8 है, और कोई भी एक्सपोनेंशियल बोलो जो मन में आ रहा है, बोलो बोलो। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, और बोलो कितना है, 64 है। अब ये सारे एक्सपोनेंट्स हमने बनाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप बनाए हमने, एक्सपोनेंट्स बनाए ऐसे कह दो। इन सबसे अपन एक एक लॉगरिथमिक बना सकते हैं सबसे। कैसे बनाएंगे, लॉग लिखो, लॉग लिखो, लॉग लिखो। जो बेस था वो आज भी बेस रहेगा 2। बेस इसमें यहाँ लिखा जाता है, उसमें बेस वहां लिखा जाता है, इसमें बेस यहाँ लिखा जाता है 3 4। अब इनपुट क्या था ये, आउटपुट क्या था ये, इनको उल्टा कर दो। इनपुट क्या था ये, आउटपुट क्या था ये, भाई बेस तो फिक्स कर देते हैं ना अपन एक्सपोनेंशियल में, इनपुट ऊपर पावर होती है, आउटपुट ये जो आंसर आ रहा है। तो इनको उल्टा कर दो बस। 8 को यहाँ लिखो और आंसर 3 लिख दो, 9 को यहाँ लिखो, आंसर 2 लिख दो, और 64 को यहाँ लिख दो, आंसर समझ आया। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आउटपुट्स होते हैं वो इसके इनपुट्स होते हैं, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऊपर पावर्स लगती है एज इनपुट, वो पावर्स यहाँ पे आउटपुट होती है। तो log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 लिखने का मतलब ये होता है कि 2 का क्यूब 8 है। log 9 टू द बेस 3 इक्वल टू 2 लिखने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर 9 है, और इसका मतलब है 4 का क्यूब यानी कि 64 है। समझ आया। तो मैंने कहा लॉग, सपोज करो मैंने आपसे पूछा log 1000 टू द बेस 10 क्या होगा, बता सकते हो।
सवाल क्या है मेरा, सवाल समझे? क्या? हाँ मतलब सवाल ये है कि इस बेस की कौन सी पावर पे 1000 आंसर मिलेगा। तो इस बेस की थर्ड पावर पे आंसर मिलेगा। यानी लॉग जहां पर भी लिखा हुआ आ जाए ना, तो ऐसे सोचना, सवाल ये है कि पावर बताओ। सवाल ये है कि पावर बताओ किसकी, इसकी। पावर कैसे बताए ताकि बदले में आंसर ये मिले। यही लॉग है। अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बस हमको पता नहीं था। समझ गए? तो अभी हमने जो सीखा ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो इसका अगर अपन लॉगरिथमिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग एक्स। ठीक है, टू द बेस ए भी हो सकता है, टू द बेस ई भी हो सकता है, टू द बेस टू भी हो सकता है, जैसे इसके भी कुछ भी बेस हो सकते हैं, वैसे इसके भी कुछ भी बेस हो सकते हैं। समझ गए क्या? चलो डेफिनेशन पार्ट पे आओ। इफ, उल्टा करके बता रहे हैं पहले तो, एक बार के लिए तो, है ना? क्योंकि उल्टा करके बताएंगे तब फिर ओरिजिनल समझ में आएगा। इफ बी टू द पावर एक्स बराबर ए है, जहां पे अब देखो एक्स क्या था, कोई भी रियल नंबर था। जो ए आंसर आ रहा था वो पॉजिटिव रियल नंबर था, पिछले वाले का उल्टा कर रहे हैं। और बी बेस अपन ने ग्रेटर देन वन लिया था। तो उसमें आज भी आप बेस ग्रेटर देन वन लो, बस इनको उल्टा कर दो। ठीक है। देन लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द बेस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। देन लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द बेस, शॉर्ट में लॉग भी बोल सकते हैं, लॉग ऑफ ए, आंसर जो आंसर है उसका लॉग है ये, है ना? बेस क्या, वही बी, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय log a to the base b इक्वल टू एक्स। log a to the base b इक्वल टू एक्स, वेयर बेस आज भी वही ग्रेटर देन वन। ए इसमें क्या था, पहले ए क्या था, बोलो? पॉजिटिव रियल नंबर। तो ए इसमें भी, एक्स उसमें क्या था, एनी रियल नंबर। तो एक्स इसमें भी एनी रियल नंबर। तो कुछ समझ आया? उसमें डोमेन एनी रियल थी और रेंज एनी पॉजिटिव रियल थी, लेकिन इसमें डोमेन एनी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और आंसर इसमें कुछ भी आ सकता है। उसमें जो इनपुट है वो कुछ भी हो सकता था, आउटपुट पॉजिटिव होता है। इसमें उल्टा करो, इनपुट इसमें इनपुट इसमें पॉजिटिव ही है, आउटपुट इसमें क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट logarithmic functions आर द इनवर्सेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच गिव्स एक्सपोनेंट्स और पावर्स एज आउटपुट। इनका आउटपुट क्या होता है, एक्सपोनेंट्स, या फिर दूसरे शब्दों में क्या होता है, पावर्स। समझ आया? अब देखो, इसमें ये जो फंक्शन अभी हमने लिखा है ना कि log a टू द बेस b इक्वल टू एक्स, इसको हम ऑथेंटिकली लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी फंक्शन का आउटपुट अपन एक्स नहीं कहते, वाई कहते हैं। ये तो हमने उसका उल्टा बनाया। ठीक है, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू साइन एक्स, इसका इनवर्स फंक्शन बनाओ, तो क्या बनाओगे, उसका उल्टा कर दो, साइन को उधर भेज दो, क्या बनेगा बताओ, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। यही बनेगा ना? अब जब अपन ने उल्टा बनाया तो ये बना, लेकिन क्या असल में साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को अपन ऐसे याद किया है? नहीं, अपन ने कैसे याद किया, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि किसी भी फंक्शन में इनपुट एक्स और आउटपुट वाई याद किया जाता है, किसी भी फंक्शन में, चाहे से वो उल्टा बना हुआ फंक्शन ही क्यों ना हो। हम अगर सीधे से उल्टा बनाएंगे तो उल्टा दिखाई देगा आपको, सर एक्स आउटपुट कैसे आ गया, वाई इनपुट कैसे आ गया, आपने तो ग्राफ बदल दिया। वो मैंने उसका उल्टा बनाया। लेकिन जब डेफिनेशन की बात आएगी तो साइन इनवर्स एक्स या कोई भी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा। तो सिमिलरली हमने उसका उल्टा बनाया, तो हमको यहाँ पे एक्स एज आउटपुट नजर आया कि यार एक्स आउटपुट आया, लेकिन एक्चुअली ये लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन वही होगी जिसमें वाई आउटपुट होगा। समझ आया? चले आगे। तो प्रॉपर डेफिनेशन में क्या है, लॉगरिथमिक ऐसे फंक्शन में देखो, इनपुट इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, आउटपुट इज एनी रियल नंबर। एक्स इनपुट वाई आउटपुट, लॉग देखो यहाँ पे आउटपुट में वाई एक्स नहीं रखा, वाई रखा है, इनपुट में हमेशा एक्स रखेंगे, किसी भी फंक्शन के इनपुट में हमेशा एक्स रखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बी टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स टू द बेस बी इक्वल टू वाई होगा। आउटपुट दोनों का वाई होगा, इनपुट दोनों का एक्स होगा, और बेस तो बी रखा ही है अपन ने, जो कि ग्रेटर देन वन है ही सही। ठीक है। अगर b टू द पावर y x है, तो y इक्वल टू लॉग x टू द बेस b क्या होगा मेरा, एक लॉगरिथमिक फंक्शन माना जाएगा। इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अब सिमिलरली जैसे अपन वहां पे बेस बढ़ा रहे थे, तो क्या हो रहा था बताओ, स्टीपर हो रहा था। यहाँ पे बढ़ाए तो होगा कि नहीं होगा बताओ, उल्टा होता है। चलो बेस को टू फिक्स कर देते हैं।
तो log 2 टू द बेस 1, बताओ क्या आंसर आएगा। log 2 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2, नहीं 3 तो बनेगा ही नहीं ना, 4, 4 टू द बेस 2, फिर 8 टू द बेस 2, समझ गया बा ना। फिर 16, क्योंकि जो आउटपुट्स आ रहे थे ना वहां पे 1 2 4 8 16, वो अब इनपुट्स हैं जो पिछले एनालिसिस में आउटपुट्स आ रहे थे। टू द बेस 2, बेस लेकिन फिक्स रखना है ना, तभी वो कंपैरिजन हो पाएगा। तो 2 की कौन सी पावर 1 होती है, 0। 2 की कौन सी पावर 2 होती है, 1। 2 की कौन सी पावर 4 होती है, 2। 2 की कौन सी पावर 8 होती है, 3। और 2 की कौन सी पावर होती है, 4। ठीक है, तो क्या आंसर मिला, देखो ये इनपुट है ये आउटपुट है। तो 1 पे 0, इधर आ जाओ। 1 पे 0, 1 पे 0 बोले तो ये, फिर 2 पे 1 ये, फिर 4 पे 2, 4 पे 2 मतलब ये, फिर 8 पे 3 यानी कि ये, फिर 16 पे 4 ये। ठीक है, इसके आगे फिर रेंज में नहीं है मेरे। ठीक है, क्विकली अब आप बेस 3 करके देखो। log 1 टू द बेस 3, बोलो आगे क्या लिखूंगा, log 3। अब आंसर आपको 3 की पावर के चाहिए है ना। आप चाहो तो 2 भी रख सकते हो, लेकिन फिर डेसिमल वैल्यू आपको पता नहीं है ऐसे, वो तो कैलकुलेटर में देखनी पड़ेगी फिर। फिर 9 टू द बेस 3, फिर आगे बढ़ाओ। 27 टू द बेस 3, फिर आगे बताओ। 81 टू द बेस 3। इसका देखें एक बार, तो बताओ इसके आंसर्स। 0 वही आंसर, तो यानी 1 2 3 4। फाइन, चलो। तो 1 पे 0 यानी वही सेम पॉइंट, फिर 3 पे 3, 3 पे 1, 3 पे 1 यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी नीचे है इससे है ना, उससे नीचे है ना लगभग। 9 पे क्या है, 2। 9 कहाँ है, ये रहा। इसका आंसर क्या है, 2, नीचे ये। ठीक है, फिर आगे बोलो। 27 पे क्या है, 27 बहुत आगे होगा, और उस पे आंसर 3 होगा, तो ये ऑलरेडी ऊपर है। तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां से ही साबित हो रहा है, ये ऊपर वाला है मेरे पास क्या, log x टू द बेस 2, और ये क्या है, log x टू द बेस 3। तो जैसे जैसे आप बेस को घटाओगे वैसे वैसे ये स्टीपर होगा। ठीक है, तो कोई पूछे कि इन चार फंक्शंस में कौन सबसे ज्यादा स्टीप है, log x टू द बेस 27, log x टू द बेस 3, या फिर 7 टू द पावर x। अब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का भी कंपैरिजन कर लो, है ना। और फिर मान लो कि 27 टू द बेस है, तो सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा होगा, वो तो उल्टा कम होगा ना, सबसे ज्यादा होगा ये स्टीप। सेकंड नंबर पे किसको लगाओगे, एक्सपोनेंशियल तो लॉगरिथमिक से हमेशा जीतेगा, इवन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक कभी भिड़ भी नहीं सकते, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, दूर दूर निकलेंगे, अभी देखेंगे अपन है ना। फिर ये थर्ड नंबर पे, वो बेस ज्यादा है उसका, तो ये नीचे होगा ये ऊपर होगा। जिसका बेस ज्यादा है वो नीचे है ना, जिसका बेस कम है वो ऊपर है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना अपन, इस इधर से ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो जिसका बेस कम है, कम किसका है, ये, तो ये इसके नीचे होगा और ये सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसका बेस हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसे मानो कि जैसे जैसे अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस बढ़ाते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ टेंड करता है। तो जैसे जैसे अपन बेस इसका बढ़ाएंगे तो वो एक्स एक्सिस की तरफ टेंड करेगा। अब स्टीप का मतलब होता है खड़ा होना, स्टीप का मतलब कभी भी ये नहीं होगा, तो उस इस चीज से आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब जब ये कर ही दिया है तो इसको और नीचे ले जाओ। मुझे बताओ 1 से 0 के बीच में क्या होगा। ये तो 1 तक तो आ गया, आप एक्स की वैल्यू 1 तक, तो एक्स की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने डोमेन क्या लेना है, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में रहोगे, तो कभी वाई एक्सिस को टच तो कर ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन आप 1 से 0 तो जरूर आ सकते हो। तो 1 से 0 के बीच में सोचो जरा, बेस 2 ही ले लो। तो सपोज करो मैंने कहा log 2, 1 और 0 के बीच में मैंने कह दिया 0.5, बता सकते हो इसका आंसर। फिर आ जाओ log 2 0.25, वही वैल्यूज हैं जो पहले हमने ली थी, 0.125। 2 की कौन सी पावर 0.5 है, -1। 2 की कौन सी पावर 1/4 है,
-2, और 2 की कौन सी पावर, 1/8 है, -3। तो 0.5 यानी कि यहाँ पे होगा लगभग। 0.5 कहाँ होगा, यहाँ पे, और इसमें आंसर क्या मिला, -1, यानी ये 0.25, थोड़ा और नजदीक जाएगा, उस पर आंसर क्या मिला, पॉइंट ये वाला, और 0.125, और थोड़ा इधर होगा जीरो से राइट साइड में हल्का सा इसके, और उसमें आंसर क्या मिला, -3। तो आपने ग्राफ देखा, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तब नेगेटिव हो जाता है, और जैसे जैसे जीरो की तरफ टेंड करोगे वैसे वैसे इसका जो आंसर है लार्ज नेगेटिव वैल्यू मिलती चली जाएगी। उसमें लार्ज नेगेटिव वैल्यू लेते थे तो वाई एक्सिस, इस एक्स एक्सिस की तरफ टेंड करता था, इसमें उल्टा करो, जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस की तरफ टेंड करूंगा वैसे वैसे इसमें लार्ज नेगेटिव वैल्यूज एज आंसर्स मिलेगी। उसमें लार्ज नेगेटिव वैल्यूज एज इनपुट मिल रहा था, इसमें लार्ज नेगेटिव वैल्यूज एज आंसर्स मिलेगी। ठीक है, पर ये ग्राफ कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता, वो एक्स एक्सिस को नहीं टच कर पा रहा था, और ये वाई एक्सिस को। अभी जो रेड वाला ग्राफ है वो क्या है, ब्लू वाला ग्राफ बताओ, चलो उल्टा कर दिया मैंने, ये ब्लू वाला ग्राफ से टच करना था आपको, है ना। ठीक है, तो ये ब्लू वाला ग्राफ क्या है, जो है 2 to the power x, ऐसे 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 इस तरीके से ना, टच कर दिया, वैसे मैंने टच नहीं होगा ये ना, इस तरीके से। ये क्या है, 2 to the power x, और अभी हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया था, ओ एक्स स्क्वायर का क्या, 2 to the power x का ग्राफ बनाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो क्या बना था, याद है थोड़ा बहुत, कैसे बना था बताओ, यहां से और ऐसे, अब अंदाजे से बना रहे हैं। तो ये तो है log x to the base 2, और वो है 2 to the power x। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है क्या, है। इनका ग्राफ देखो, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो जब अपन एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ सेम ग्राफ पे बनाएंगे, बेस को सेम रख के, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेजेस बन जाएंगी, प्रोवाइडेड दैट आप y=x को मिरर मानो। अगर आप y=x जो ग्राफ होता है सीधी लाइन, इसको एक आईना मान लो, तो ये इसकी परछाई नजर आएगा और वो उसकी परछाई। हाँ, बेस सेम रखेंगे हम, अगर बेस हमने चेंज कर दिया तो फिर एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं दिखेगी, फिर थोड़ी बहुत ही मिरर है, अगर इधर 3 रखा तो इधर भी 3 रखो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा कहाँ से पास थ्रू होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा कहाँ से पास होगा, उसमें किसी की भी पावर 0 1 होती है, और इसमें अगर आप 1 आउटपुट इनपुट लोगे तो किसकी पावर 0 1 होती है, जीरो, मतलब किसी की भी कौन सी पावर 1 होती है, सबकी जीरो वाली पावर 1 होती है। तो ये हमेशा यहाँ से पास थ्रू होगा, ये उसके जो एनालिसिस करेंगे ना हम, वो जस्ट इसके उल्टे हैं, एग्जैक्ट इसके उल्टे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। ये 2 लिया है, ये बेस ई याद रखना, इससे बड़ा है, 2 पॉइंट कितना था, 718। फिर ये क्या लिया हमने, 10। तो इसमें एक, तो एक सादा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कौन सा नेचुरल है, और ये कौन सा कॉमन है। तो जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है, 2 से ई से 10, ई की वैल्यू पता है ना, ई बोलते ही याद आ जाना, 2.5 पौने 3 के लगभग है ना। तो ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन सारे के सारे लोग कहाँ से पास हो रहे हैं, 1,0 से, ये हमेशा पास थ्रू होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उल्टा कर दो, उसका डोमेन क्या था, ये था, तो इसका डोमेन क्या है, ये है, मतलब उल्टा कर दो ऐसे। इसमें आप कोई भी इनपुट में कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, आउटपुट इसमें कुछ भी आ सकता है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, जीरो भी आ रहा है, नीचे नीचे तक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है ना, वाई एक्सिस पे कहीं पर भी टेंड कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन के इस साइड नहीं जा सकता। ठीक है, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन अगर आप जस्ट उसका उल्टा करो, 1,0 से पास थ्रू होगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमेशा एवर इंक्रीजिंग होंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू उसमें भी बढ़ाया जाओ तो वाई की वैल्यू उसमें भी बढ़ेगी घटेगी नहीं, वो भी एवर इंक्रीजिंग थे, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। ऐसा नहीं कि सारे इनवर्स फंक्शन में सारी चीजें उल्टी होती हैं, तो उसका इंक्रीजिंग था तो उसका डिक्रीजिंग कर दें हम, नहीं, ये वो भी एवर इंक्रीजिंग था, ये भी एवर इंक्रीजिंग था। और लास्ट फिफ्थ वाला पॉइंट क्या सीखा था उसमें हमने, कि जैसे जैसे हम लार्ज नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ टेंड करता है। इसका उल्टा करो, y=log x का ग्राफ जो है, उसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन y=log x टेंड्स टुवर्ड्स द लार्ज नेगेटिव वैल्यूज एज द वैल्यूज ऑफ x टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। जैसे जैसे अपन x की वैल्यू जीरो के नजदीक लेके जाएंगे, तो उसकी वैल्यू यानी y की वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यूज में गिरती जाएगी। उसमें उल्टा था, उसमें x की वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ले रहे थे, इसमें y की वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यूज है। ठीक है ना, टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, बट द वैल्यू ऑफ x, वहां पे वैल्यू ऑफ y लिखा था, याद करो, वो y कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसमें x कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कभी भी y एक्सिस को नहीं मिलेगा, उसका x एक्सिस को नहीं मिलता था, इसका y एक्सिस को नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया टाइम।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन सेम ग्राफ पे बना के देख लिया, बेस सेम रखो, आप बी रखो, इधर भी बी रखो, और y इक्वल टू एक्स को आप क्या मानो, मिरर। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। when we draw the two graphs when we draw the two graphs exponential function graph and logarithmic function graph to the same base जो कि greater than 1 होना चाहिए, then both the graphs act as what, mirror images of each other, taking the graph of y equal to x as mirror। आप y equal to x as के ग्राफ को मिरर लोगे तो ये दोनों सेम होंगे। अब अभी लॉगरिथमिक खत्म नहीं हुआ है, 5-10 मिनट का बाकी है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में 10 मिनट में खत्म करके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।